हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर, जिसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। और इससे पिछले 2 पार्ट में हमने कवर किया है इलास्टिसिटी को, यानी कि सॉलिड्स की बात की है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्लूइड्स की, और जिसमें हम पहले फुल कॉन्सेप्ट को करेंगे और फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। जो लोग कॉन्सेप्ट को नहीं देखते हैं उन्हीं का लॉस है हम लोग, लेकिन हम कॉन्सेप्ट कराना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली देखते हैं, तो हम उनके लिए ही वर्क करेंगे, और जिनको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं वो क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं देखते हो और फिर आपके एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं, तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और एक और बात हम आपसे करना चाहते हैं, जब आप लोगों को फ्री टेस्ट मिल रहे हैं प्ले स्टोर पर, तो आप क्यों मजाक उड़ाते हो लर्न वे टेस्ट सीरीज का? कहने ये है, आप बोल रहे हो फ्री एंड गुड रिव्यू में, लेकिन आप दे रहे हो उसको 2 स्टार। क्या चाहते हो आप लोग? तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए जिससे हमें डिमोटिवेशन मिले। अगर आपको कोई समस्या आती तो आप लोग हमें बता सकते हो, फीडबैक ऑप्शन भी है उसमें। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से मजाक करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स के। तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स को जानने से पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फ्लूइड, यानी कि द्रव क्या है। तो जैसे ही फ्लूइड की बात आती है तो आपके दिमाग में हमेशा लिक्विड आता है। तो फ्लूइड आपका लिक्विड और गैस दोनों होता है। तो चलिए देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। इस सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, यानी कि वह पदार्थ जो फ्लो कर सकता है या बह सकता है उसे हम द्रव कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है फ्लूइड के बारे में? फ्लूइड आर लिक्विड एंड गैसेस, जैसे कि आपको अभी बताया, यानी कि फ्लूइड आपके गैस और तरल दोनों होते हैं। नेक्स्ट, फ्लूइड डू नॉट हैव देयर ओन शेप, यानी कि द्रवों की अपनी कोई आकृति नहीं होती है। जिस कंटेनर में वो रखे जाते हैं उसी की वो शेप ले लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे फ्लूइड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। अब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है। तो हाइड्रो का मतलब हो गया फ्लूइड और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक, यानी कि तरल की स्थिरता का अध्ययन तरल स्थितिकी के रूप में जाना जाता है। और जब फ्लूइड आपका मोशन में होगा तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स को। तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स में आता है थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, यानी कि तरल का प्रणोद। तो थ्रस्ट आपका क्या है? एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो कि फ्लूइड द्वारा उस सरफेस पर लगाई जा रही है जिस सरफेस के वह कांटेक्ट में आ रहा है, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये है, थ्रस्ट आप लोगों की परपेंडिकुलर फोर्स है जो कि लिक्विड द्वारा लगाई जाती है उस सरफेस के ऊपर जिस सरफेस के वह कांटेक्ट में आता है। कहने का मतलब ये आप लोगों का बीकर है, इसमें आपका फ्लूइड है जो कि आपका वाटर हो सकता है, गैस हो सकती है। तो परपेंडिकुलर फोर्स जिस सरफेस के वह कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर फोर्स हो गई। इस फ्लूइड द्वारा इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर फोर्स हो गई, ये आप लोगों की परपेंडिकुलर फोर्स हो गई जो कि फ्लूइड द्वारा कॉन्टेक्ट सरफेस पर लगाई जा रही है, उसे हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए डेफिनेशन में देखिए, द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस इन अ कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ लिक्विड ऑन दैट सरफेस। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने बात की, तो वहां पर हम रेस्ट लगाना भूल गए। तो रेस्ट के लिए ये पॉसिबल है, अगर आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है और वह नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस सरफेस के ऊपर जिस सरफेस के वह कांटेक्ट में आ रहा है, उसे हम थ्रस्ट बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है सिंपल, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होगी डायन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर ऑफ लिक्विड की, यानी कि द्रव का दाब या तरल का दाब। तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ लिक्विड की यहाँ पर बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट की बात करेंगे, यानी कि P इक्वल्स टू F अपॉन A तो होगा ही, लेकिन F यहाँ पर कौन सी फोर्स होगी? थ्रस्ट फोर्स, जो कि क्या होती है? एक नॉर्मल फोर्स होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। प्रेशर ऑफ लिक्विड में सिर्फ इतना ही है कि जो फोर्स लगाई जा रही है वो नॉर्मल फोर्स होती है, जो कि आपकी स्ट्रेस की तरह ही फोर्स होती है, जो कि आपकी एक स्ट्रेस की तरह है यूनिट वाइज। तो यहाँ पर ये प्रणोद यानी कि थ्रस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो आई होप आप सभी को प्रेशर ऑफ लिक्विड क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी यूनिट की। तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा जैसे कि स्ट्रेस का होता है, और इसे हम पास्कल से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि पीए, और इसकी यूनिट हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं जो कि पीए शॉर्ट फॉर्म में होती है। और सीजीएस यूनिट क्या रहेगी? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो ml-1 t-2।
तो ये बार बार हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का फर्स्ट वाला यूनिट कवर होता है, जिसमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये क्लियर होता जा रहा है। तो आप लोग इन्हें चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, या आप लोग इसे डायरेक्टली पीडीएफ से स्टडी कर सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने प्रेशर को पढ़ा, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जिस सरफेस के वह कॉन्टेक्ट में आती है। तो अब आप लोग एक चीज बताइए, प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, प्रेशर इज अ वेक्टर और अ स्केलर। तो जो लोग स्केलर क्वांटिटी को चुन रहे हैं वो सभी सही हैं। प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि प्रेशर आप लोगों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसकी कोई डेफिनेट। तो प्रेशर आपका मैग्नीट्यूड को बताता है, ना कि किसी डायरेक्शन को। तो इसलिए प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। और इसे अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और क्लियर होगा कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कन्वर्जन की बात करेंगे जो कि आपके काम में आएंगे, तो आप लोग उन्हें नोट कर सकते हैं जल्दी जल्दी। 1 पास्कल इक्वल टू होगा आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड होगा 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर्क या 760 mm ऑफ Hg, यानी कि मरकरी के 760 mm, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। जैसे कि आप सभी को पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, तो सिंपल यही है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और 1 टॉर इक्वल टू होगा 133 पास्कल, और 1 बार इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ये आपके यूनिट कन्वर्जन है जो कि काम में आएगा। कि हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर आपकी स्केलर ही क्यों क्वांटिटी, और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका आंसर का कॉज ये है, प्रेशर एक आइसोट्रोपिक है, यानी कि प्रेशर हर एक पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगा, यानी कि प्रेशर की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। वह परपेंडिकुलरली जरूर लगता है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस डायरेक्शन में उसको अलाइन कर दिया जाएगा उसी डायरेक्शन में वह आपका लग जाएगा। मान के चलें अगर फ्लूइड आप लोगों का इस तरीके से रखा हुआ है, तो फोर्स जो प्रेशर द्वारा लगाई जा रही है कॉन्टेक्ट सरफेस पर, वो इस तरीके से हो जाएगी। अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है तो इस तरीके से हो जाएगी। तो इसमें जो डायरेक्शन है वह सेम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने डेंसिटी, यानी कि घनत्व। तो डेंसिटी जैसे कि आप लोग सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम वही है। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? तो डेंसिटी आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी है। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और आपको लगता है कि हमें वो आते हैं, और वहीं पर आपकी गलती होती है तो आपके मार्क्स कटते हैं, और आप फिर घर आकर परेशान होते हो कि हमारे नंबर क्यों कटे। तो बेसिक ही ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि जब सिलेबस वाइड होता है तो क्वेश्चंस ईजी ही बनते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से बनते हैं जिनमें आप लोग कन्फ्यूजन हो। तो इसलिए डेंसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से प्रेशर भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पास्कल्स लॉ की। पास्कल लॉ क्या बताता है? पास्कल लॉ आप लोगों को बताता है तो प्रेशर लगेगा हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जब फ्लूइड आपका रेस्ट में होगा तो वह हर पॉइंट पर प्रेशर सेम लगाएगा, यानी कि पास्कल्स लॉ के अनुसार अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें तो जो प्रेशर होगा हर एक पॉइंट पर लिक्विड द्वारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में वह सेम होगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका प्रिज्म है, तो इसमें जो फ्लूइड रखा हुआ है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा हर एक पॉइंट पर सेम होगा, अगर ये फ्लूइड आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में और रेस्ट में है। तो यहाँ पर भी प्रेशर P1, यहाँ पर प्रेशर P2 और यहाँ पर प्रेशर P3 है, या ये बाहर की साइड ले लीजिए इसको। तो ये P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का पास्कल्स लॉ बताता है। अब तो एक और डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, ए लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये किसके लिए बात हो रही है? सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के लिए बात हो रही है, यानी हाइड्रोस्टैटिक्स में होता है ए लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि एक तरल सभी दिशाओं में समान दबाव डालता है। आई होप आप सभी को पास्कल्स लॉ क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, यानी कि पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन क्या है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, जो कि आप लोगों ने देखी होंगी बिल्डिंग्स में जो लिफ्ट होती हैं,
बहुत सी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं और भी आप लोगों के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स हुई। ब्रेक्स आप लोगों को आपको देखने के लिए मिलेंगी कार वगैरह में, क्रेन में, और आजकल डिस्क ब्रेक में भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ रही हैं। तो ये आपके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल हैं जो कि पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से समझ में आता है कि ये डेंसिटी के बीच का रिलेशन है, यानी कि ये रेशियो होगा सेम क्वांटिटी का। तो इट इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि यह जल के घनत्व की तुलना में यह एक पदार्थ का घनत्व है। तो आप लोग इसको फॉर्मूले से देखिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ उसको रिलेट करना होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसे हम वॉल्यूम के टर्म में बात करें, क्योंकि डेंसिटी आप सभी को पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो अगर हम इसके मास को हटा दें तो इनका जो रिलेशन होगा वह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ वाटर। क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन वाटर को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम V1 है और अब इसको किसी कंटेनर में जिसमें लिक्विड है उसमें डाला जाता है, तो जो इमर्ज वॉल्यूम होगा वह क्या होगा, V2 होगा। तो अब आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तब आप लोग, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपको सिंपल सा क्या कर देना होगा, V2 ओवर V1, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल वॉल्यूम आपका ये है जो कि एयर में निकाला जाएगा, और लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर जो वॉल्यूम होगा वह आप लोगों को ऊपर रखना होगा। क्लियर हो रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आती है तो आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। और दूसरी हम लोग बात करें और वेट के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। यानी कि वेट इन एयर जो आपका नॉर्मल वेट होता है, यही ऑब्जेक्ट को ले चलते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, तो इसका वेट W1 है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने इसको लिक्विड में डाला तो इसका वेट चेंज हो गया और ये क्या हो जाएगा, एक लाइटर हो जाएगा, यानी कि हल्का होगा। आप लोगों ने महसूस किया होगा जब भी आप लोग किसी चीज को वाटर में इमर्स करते हो तो उसके ऊपर एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है और उस बॉडी का जो वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो आप लोग इसको किस तरीके से निकाल सकते हो, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, तो ये आपका लॉस निकल के आ जाएगा। तो इससे भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगी। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसे हम बोलते हैं वायोलेंट फोर्स, जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। तो वायोलेंट फोर्स क्या होती है, जब कोई बॉडी पार्शियली या पूरी तरीके से किसी फ्लूइड के अंदर डुबाई जाती है तो वह कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है। यानी कि अगर आप किसी जगह पर किसी चीज को इंसर्ट करोगे तो वह चीज वहां से पहले हटेगी तब वो जाकर इंसर्ट हो पाएगी। तो यही सेम फिनोमेना आपका फ्लूइड में होता है। आप लोगों ने डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप लोग बकेट में वाटर होता है और उसमें आप लोग कुछ चीज को डुबाने की कोशिश करते हो तो वाटर द्वारा उसके ऊपर एक फोर्स लगाई जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो जो डिस्प्लेस फ्लूइड होता है वह, तो जो फोर्स लगाई जाती है वह किसके द्वारा लगाई जाती है, डिस्प्लेस फ्लूइड द्वारा, क्योंकि वह उसकी टेंडेंसी है। आप लोग इसे अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई आपकी प्लेस करना चाहेगा, कोई रिप्लेस करना चाहेगा तो आप क्या करोगे, आपके अंदर इतनी टेंडेंसी तो है ही कि आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए कुछ बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे, लड़ोगे उससे। तो यही आपका फ्लूइड करता है, ये सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको ये बता रहा है, जब भी किसी बॉडी को पार्शियली यानी कि आधा या पूरी तरीके से फ्लूइड में डुबाया जाएगा तो वह कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। फ्लूइड द्वारा ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए एक फोर्स लगाई जाएगी, उस फोर्स को हम वायोलेंट फोर्स बोलेंगे और उस फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा वायोलेंट फोर्स क्या होती है। ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होती है जो कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड द्वारा लगाई जाती है। चलिए एक सटीक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो हमने वायोलेंट फोर्स का मतलब समझ लिया, तो सटीक डेफिनेशन होगी, जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में प्लेस किया जाता है तो फ्लूइड एग्जर्ट करता है अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर, तो उस फोर्स को हम वायोलेंट फोर्स बोलते हैं। और वह वायोलेंट फोर्स आपकी किसके बराबर होगी, वह वायोलेंट फोर्स आपकी बराबर होगी जो वेट आपका डिस्प्लेस हुआ है फ्लूइड का।
यानी कि अगर आपका कंटेनर है जो कि फुल लिक्विड या फ्लूइड से, अब आपने इसमें किसी चीज को इंसर्ट किया तो वाटर पहले से फुल है तो ये ओवरफ्लो करेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाला गया तो उसका वेट रिड्यूस होगा, रिड्यूस हुआ है, और वह वेट जो वेट ऑब्जेक्ट का लूज हुआ है वह बराबर होगा जितना डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हुआ है, यानी कि वेट ऑफ फ्लूइड के बराबर। तो यही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है, जिसे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और जो फोर्स लगाई जा रही है ऊपर की ओर वह उतनी ही लगाई जा रही है जो वेट इसने लूज किया है। क्लियर है? तो चलिए अब हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि वाई एंड फोर्स को अफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर है जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि जिस फ्लूइड में किसी बॉडी को इमर्ज किया जा रहा है, डुबाया जा रहा है, अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी वाई एंड फोर्स भी इंक्रीज होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का वाई एंड फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि अगर लिक्विड की डेंसिटी चेंज होगी, जैसे कि एयर की डेंसिटी कुछ है, वाटर की डेंसिटी कुछ है, क्योंकि दोनों फ्लूइड है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी वाई एंड फोर्स ज्यादा होगी। क्लियर है? तो वाई एंड फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और थर्ड पॉइंट है आपका द वाई एंड फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अगर आपकी जी की वैल्यू बढ़ती है तो वाई एंड फोर्स भी आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन। तो चलिए अभी वाई एंड फोर्स समझने के बाद अब हमारा रह जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि आपके लिए काफी सिंपल हो चुका है, बहुत ही सिंपल हो चुका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर प्लेस किया जाता है तो वह कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देता है, और उस डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वजन होगा या वेट होगा वह मास जितना रिड्यूस किया गया है बॉडी द्वारा उसके बराबर। तो यही आपका लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्शियली इन अ लिक्विड एट अ रेस्ट इट लूज सम ऑफ इट्स वेट, और जो वेट लॉस किया गया है वह लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यही अभी हमने आपको बताया। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये आपके नोट्स के पर्पस के लिए है। अगर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा बैक करके समझ सकते हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि आपके काम में आएंगे। लॉस इन वेट इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, यानी कि अगर कोई बॉडी को फ्लूइड में प्लेस किया जाता है तो उसका वेट लॉस होता है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो वह लॉस इन वेट किसके बराबर होगा? जो वेट आपका एयर में है माइनस वेट इन वाटर, यानी कि वाटर में जो वेट है आपका W2 हो गया और एयर में जो वेट होगा वह आपका W1 हो गया। तो लॉस इन वेट क्या हो जाएगा? सिंपल, W1 माइनस W2। W2 आपका कम होगा, W1 आपका ज्यादा होगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड आपका इक्वल होगा अपवर्ड फोर्स के, कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है या बाहर फैला है उसका अगर आप वेट निकालोगे तो वह आपका बराबर आएगा अपवर्ड फोर्स के बराबर, और वही आपका लॉस इन वेट के बराबर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आप क्लियर होंगे। और लॉस इन वेट आपको पता ही है किस तरीके से निकालते हैं, वेट इन एयर माइनस वेट इन, और अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू रहेगी आपकी वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो अब हम लोग अपवर्ड फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या होगी, क्वांटिटेटिव फॉर्मूला क्या होगा? अपवर्ड फोर्स हम लोग बता रहे हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर है। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू W, और W इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि mg, और मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। जिस लिक्विड में किसी बॉडी को इमर्ज किया जा रहा है यह उसके वॉल्यूम और डेंसिटी है, और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अपवर्ड फोर्स क्या होगी? VL इंटू DL इंटू G। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। अपवर्ड फोर्स की वैल्यू ये होगी। अपवर्ड फोर्स कौन सी फोर्स होती है? वाई एंड फोर्स। तो वाई एंड फोर्स की ही यही वैल्यू होगी। वाई एंड फोर्स को हम अप थ्रस्ट और बोलते हैं। ये भी पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। वाई एंड फोर्स और अप थ्रस्ट दोनों एक बराबर है। तो यही आपका लिखा हुआ है, VL इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, DL इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, यानी कि परिवर्तन का नियम, यानी कौन सी बॉडी तैर सकती है और कौन सी बॉडी नहीं तैर सकती। तो जैसे कि आप सभी पढ़ चुके हैं, जब किसी निकाय को लिक्विड या फ्लूइड में डुबाया जाता है तो दो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती हैं। नंबर 1 वेट ऑफ अ बॉडी, यानी कि W, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। नंबर 2 वाई एंड फोर्स F, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, और इसी को हम अप थ्रस्ट
भी बोलते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन W इज ग्रेटर देन F, यानी कि आपका W यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बायोंट फोर्स। तो उस समय क्या होगा, जो आपकी बॉडी होगी वह डूब जाएगी। क्लियर है? जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, आपका कॉइन स्मॉल वॉल्यूम के अंदर डाला जाता है तो वह डूब जाता है, और वहीं सेम मटेरियल की बनी हुई आपका जहाज यानी स्टील का बना हुआ आपका कॉइन है, बना हुआ ही आपका जहाज है, तो उसका सरफेस एरिया कांटेक्ट भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसका तो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसलिए उसके ऊपर वायंट फोर्स भी ज़्यादा है, इसलिए वह फ्लोट कर रही है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो जब भी वेट ज़्यादा होगा बायोंट फोर्स से तो वह बॉडी डूब जाएगी। क्लियर है? और बायोंट फोर्स आपकी लगती है सेंटर ऑफ बायोंसी पे, और सेंटर ऑफ बायोंसी क्या पॉइंट होता है, जितनी बॉडी डूबी हुई है वाटर में उसका मिड पॉइंट, यानी कि अभी ये बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पर होंगे। और अगर ये बॉडी कुछ इस तरीके से डूबी हुई होती तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पर होता, लेकिन इसके मिड में ये आपका सेंटर ऑफ बायोंसी होता। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग सेकंड केस की ओर चलते हैं, जब W इक्वल्स टू आपका F होगा। कंडीशन में क्या होगा, बॉडी फ्लोट तो करेगी लेकिन वह पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर होगी, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। थर्ड केस है आपका जब W आपका लेस देन होगा F से, यानी कि अब आपका W लेस है तो इस समय जो बॉडी है वह फ्लोट करेगी, कुछ पार्ट आउटसाइड द बॉडी रहेगा, कुछ पार्ट आउटसाइड द लिक्विड रहेगा और कुछ पार्ट इनसाइड द लिक्विड रहेगा। आई होप आप सभी को लॉज ऑफ फ्लोटेशन समझ में आया होगा। तीनों केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस तरीके से, जब W इज लेस देन F है तो बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने से पहले हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर आपका एक गैसेस का एनवलप है जो कि अर्थ के चारों ओर है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण पृथ्वी का वातावरण कहलाता है। क्लियर है? और इस गैसियस एनवलप में क्या क्या आता है, इसमें आती है 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड सम लिटिल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर कंपाउंड एटसेट्रा। तो ये सारी गैसेस वगैरह आपकी इस एटमॉस्फेयर में आती हैं। इस गैसियस एनवलप द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा एयर के ऊपर वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है? और जो डेंसिटी होगी एटमॉस्फेरिक एयर की वह डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वातावरणीय वायु का घनत्व धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर है? तो चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वातावरण द्वारा लगाया गया दाब वातावरणीय दाब कहलाता है। तो चलिए हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी एक बार देख लेते हैं। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होगी, H इक्वल्स टू P ओवर रो इंटू G। P क्या है प्रेशर, रो क्या है डेंसिटी और G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो H इक्वल्स टू P ओवर रो इंटू G। प्रेशर आप लोगों को पता ही है 1 ATM होता है जो कि 1.01 इंटू 10⁵ बार के बराबर होगा। और डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक एयर की जो डेंसिटी होगी वह होती है 1.3। ये नॉर्मल कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं, हर जगह डेंसिटी चेंज रहेगी तो ये ट्रू वैल्यू नहीं निकल कर आएगी 1.3। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो इसे जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8 किलोमीटर, यानी कि अर्थ की सरफेस से 8 किलोमीटर दूरी के बाद आपका एटमॉस्फेयर है। लेकिन इसकी वैल्यू वेरी करती है जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होगी। और आपको पता है एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी कैसे कैसे चेंज होती है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इसकी डेंसिटी घटती जाती है। क्लियर है? और जी भी आप लोगों की ऊपर जाने पर घटती है और नीचे जाने पर भी घटती है। क्लियर है? और ऐसा यूनिट होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और CGS यूनिट होगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सरफेस टेंशन की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग विस्कोसिटी की बात करेंगे।
जो कि होगा आपका हाइड्रोडायनामिक्स। क्लियर है? आई होप आप सभी के ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। 10 क्वेश्चंस अभी कवर करेंगे और इसके आगे हम अगले 10 क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से हर बार की तरह पूछा जाएगा और जो पिछली बार पूछा गया था उस क्वेश्चन का जवाब कुछ लोगों ने गलत दिया, तो बहुत ही गलत बात है वो, क्योंकि हमने उस क्वेश्चन के लिए जोर भी दिया था कॉन्सेप्ट कराते समय कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपने फिर भी गलती की, तो इस तरीके से नहीं चले। तो उसे हम लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज, यानी कि द्रव का अति विशेष गुण है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी वॉल्यूम कंजर्वेशन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। लिक्विड की सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में वॉल्यूम कंजर्वेशन आता है, क्योंकि इलास्टिसिटी आपकी सॉलिड्स में भी पाई जाती है और फॉर्मलेस आपकी गैसेस में भी पाई जाती है। फ्लूइडिटी फंडामेंटल है, लेकिन वह गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिक्विड की वॉल्यूम कंजर्वेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस play the same role in case of fluid as a force and mass play in case of solid। यानी कि दो ब्लैंक के नाम आपको बताने हैं, दो ऐसी प्रॉपर्टी के नाम बताने हैं जो कि सेम रोल प्ले करती हैं, चाहे हम फ्लूइड्स की बात करें या फिर हम सॉलिड्स की बात करें। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी प्रेशर एंड डेंसिटी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। प्रेशर और डेंसिटी सॉलिड और फ्लूइड के लिए सेम रोल प्ले करती हैं, जबकि थ्रस्ट आप लोगों का परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो कि फ्लूइड्स के ऊपर लगता है, और अगर वही परपेंडिकुलर फोर्स सॉलिड्स के ऊपर लगता है तो उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और डेंसिटी आपकी सभी में सेम रोल प्ले करती है, जैसे कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसी तरीके से प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये दोनों केसेस में सेम रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि इनमें से कौन सी यूनिट प्रेशर की है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। ये सभी की सभी प्रेशर की यूनिट है। जैसा कि हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन में आपको बताया था, 1 atm इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ बार होता है, और 1 बार इक्वल्स टू आपका 10⁵ पास्कल होता है, और 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो इसलिए एटीएम, पास्कल और बार ये सभी की सभी प्रेशर की यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर मीजरिंग डिवाइस मीजर द गेज प्रेशर, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि गेज प्रेशर को मीजर करती है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी स्पिग्मो मैनोमीटर को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गेज प्रेशर क्या होता है। तो गेज प्रेशर को समझने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल से 760 mm ऑफ Hg होता है, जिसे हम 1 atm बोलते हैं, जिसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो बॉटम लाइन है वो होती है 0, और जबकि गेज प्रेशर की अगर हम बात करें तो उसकी बॉटम लाइन होती है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लेवल। यानी कि अगर आप गेज प्रेशर को मेजर करते हैं तो यहाँ से आप लोग वैल्यू को लोगे, जैसे कि गेज प्रेशर की वैल्यू 10 बार है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू होगी 10 + 1, क्योंकि 1 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा। गेज प्रेशर के लिए 0 लाइन या बॉटम लाइन आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन होती है। क्लियर है? तो गेज प्रेशर को स्पिग्मो मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि तरल दाब किसके ऊपर निर्भर करता है। एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, या ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। रेस्ट कंडीशन में लिक्विड सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है। लिक्विड प्रेशर होता है वह सिर्फ डिपेंड करता है हाइट पे, ना कि डायरेक्शन, ना एरिया, ना शेप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन। तो ये तो अभी हमने अपने एप्लीकेशंस में किया, किसी लॉ के एप्लीकेशन में किया है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए लैब चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी पास्कल्स लॉ को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। पास्कल्स लॉ में P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 होता है, यानी कि प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज सेम जब फ्लूइड आपका रेस्ट में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड इज इक्वल टू, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार जल में डूबी हुई वस्तु का भार में आई कमी किसके बराबर होती है। तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आपका बराबर होता है अप थ्रस्ट के, और वही बराबर होता है आपका लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी। ये हमने किस लॉ में कवर किया था? ये हमने किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यूमेरिकली किसके इक्वल होती है? तो जैसा कि हमने आपको वहां पर भी बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। रिलेटिव यानी कि दोनों डेंसिटी के बीच में ही रिलेशन। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? वह होती है आपकी वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर अपॉन में लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी इन वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे, तो ये सारे फॉर्मूले हमने कवर किए थे स्पेसिफिक ग्रेविटी के। आई होप आप लोगों ने वो नोट भी किए होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डिक्रीज एज वी गो अप, यानी कि इनमें से कौन सा परिमाप घटता है जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं? तो इसी लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की थी, और ऑप्शन नंबर ए डेंसिटी ऑफ एयर की बात की थी। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो दोनों रिड्यूस होते हैं, और आप लोगों ने ग्रेविटेशन में भी पढ़ रखा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या हम नीचे जाते हैं तो दोनों समय पर डिक्रीज होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये सभी के सभी डिक्रीज होंगे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। स्मॉलर द एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट ग्रेटर द इम्पैक्ट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन को। वह क्वेश्चन नंबर 23 ये था, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कई लोगों ने इसका आंसर इंक्रीज भी दिया, तो जो कि गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के मैग्नीट्यूड पर आपका इलास्टिसिटी यानी ई डिपेंड नहीं करता है, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस रहते हैं और स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। तो आप लोग प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये रिमेन कांस्टेंट रहता है। सारे पॉइंट्स हम कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहे हैं, फिर भी अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो प्लीज आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको अगली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और लेक्चर की टाइमिंग रहती है 10 AM एवरी डे, और PDF के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लर्नवे ऑफिशियल ऐप, और ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लर्नवे ऑनलाइन टेस्ट ऐप। तो प्लीज रेटिंग का जरूर ध्यान रखिए, आप लोग इतनी खराब रेटिंग प्लीज मत दीजिए, क्योंकि बहुत हर्ट होता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।